अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिबेट एट 8। 3 इशूज़ हैं जिनके ऊपर हम बात करेंगे और तीनों के तीनों आइन साजी और कानून साजी से मुतल्लिक हैं। इस वक्त सेनेट की कायमा कमेटी ने आज जजेस की तादाद, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 25 करने के जो मसवदा कानून है उसकी मंजूरी दी है और अब ये सेनेट में पेश किया जाएगा। और बज़ाहिर ये दिखाई दे रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 25 की जा रही है। इसके अलावा अभी भी हुकूमती हलकों के अंदर ये बातचीत की जा रही है कि 27वीं और 28वीं आइनी तरमीम जो है कि उसके ऊपर भी काम शुरू कर दिया गया है। और हुकूमती हलकों को ये कहना है कि ये जो तरमीम मज़ीद आ सकती हैं उनमें फ़ौजी अदालतों का क़याम और जो सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्रायल है उसकी इजाज़त दी जाएगी और कुछ बल्दियाती इदारों की तश्कील और उसके कवानीन और उनकी जो इलेक्शन है उससे मुतल्लिक जो है कि एक तरमीम वो भी की जा सकती है। और तीसरा मामला जो है कि वो इंसदाद दहशत गर्दी का जो कानून है उसके अंदर भी तरमीम की जा रही है। ये बिल पेश किया गया और इस बिल के अंदर एक बार फिर जो संगीन जराइम के अंदर मुलव्वस अफराद हैं, मुलजमान हैं, उनको 3 माह तक ज़ेर हिरासत रखा जा सकेगा और उसके बाद 3 माह गुजरने के बाद मज़ीद भी उनको नज़रबंदी के अहकामात के तहत रखा जा सकेगा। तो इन्हीं हवालों पे कुछ बातचीत करेंगे और कुछ साथ साथ सियासी मामलात इनके साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ शरीक गुफ्तगू होंगे शौकत बसरा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है। हमारे तीनों मेहमान जो हैं कि वो शोबा कानून से हैं और कादर मंदोखेल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से वाबस्ता हैं और वकील हैं, कानून को समझते हैं, कानूनदान भी हैं, पार्लियामेंटेरियन भी रहे हैं। और जहांगीर जदून साहब जो है वो भी कानूनदान भी हैं और एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद के रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। स्टार्ट हम करते हैं जजेस की तादाद में इजाफे के हवाले से कि 17 से 25 किए जा रहे हैं। जहांगीर जदून साहब, आपसे हम बात कर लेते हैं कि एक इंडिपेंडेंट व्यू ले लेते हैं बतौर वकील आपका। आप ये समझते हैं कि इस वक्त केसेस की तादाद देखते हुए और जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट इजलास हुआ उसके अंदर भी केस मैनेजमेंट प्लान की अप्रूवल दी है, अगले 1 महीने, 3 महीने और 6 माह के अहदाफ भी रखे हैं, इन हालात के अंदर वाकई इतनी हमें ज़रूरत है कि इजाफा होना चाहिए? और एक तजवीज़ ये आई इस कमेटी में कि हमें ये कानून पास करने से पहले सुप्रीम कोर्ट से मशवरा कर लेना चाहिए कि उनकी ज़रूरत भी है या नहीं है। तो आपकी क्या राय है इस पे? नहीं, बहुत शुक्रिया। देखें, ये वाली तजवीज़ बहुत अच्छी है कि सुप्रीम कोर्ट को जब तक ऑन बोर्ड नहीं लेंगे तो इस पर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो अगर वो सुप्रीम कोर्ट से मशवरा कर लेते हैं कि आप ये जजों की तादाद बढ़ाने का क्या मकसद है, अगर ये बैकलॉग खत्म करना चाहे तो बैकलॉग तो सबसे ज्यादा हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में है। वहां पे पोस्टें खाली पड़ी हैं पिछले 2-3 सालों से, किसी में 20 पोस्टें हैं, किसी में 17 पोस्टें हैं, किसी में 16 हैं। तो समझ नहीं आ रही ये सुप्रीम कोर्ट पे ज्यादा फोकस क्यों है बैकलॉग का। और बैकलॉग की वजह सबसे बड़ी जो है ये गवर्नमेंट इटसेल्फ है बैकलॉग की जगह। अब उसमें कोई मेरे साथ कोई आर्गूमेंट करना चाहता है तो आप कर लेंगे। जब तक देखे ना आपकी गवर्नेंस स्ट्रक्चर ठीक नहीं हुआ, गवर्नेंस ठीक नहीं होगी तो बैकलॉग तो कोर्टों में पड़ेगा। अब प्रोसिक्यूशन किसने करनी है? गवर्नमेंट ने करनी है। जो एडमिनिस्ट्रेटिव इशू आते हैं जिसकी वजह से रेट रिजर्वेशन के साइज करते हैं हाई कोर्ट के अंदर, वो गवर्नमेंट की नाकामी की वजह से होती है। अब मिसाल के तौर पर मैं आपको इस्लामाबाद की एक मिनट बात सुन लें। इस्लामाबाद की मिसाल दूं तो इस्लामाबाद में 60% जो लिटिगेशन है हाई कोर्ट के अंदर रेट की, वो सीडीए की वजह से है। अगर सीडीए का गवर्नेंस स्ट्रक्चर ठीक कर रहे हैं, रेटिंग कम हो तो बैकलॉग खुद ही खत्म हो जाएगा। और दूसरी देखें ना, स्वाय पर्सनल इंजरी के जितने भी केसेस आते हैं, एक पटवार के स्ट्रक्चर पे फोकस ही नहीं कर रहे, रेवेन्यू को ठीक नहीं कर रहे, रेवेन्यू एक्ट की इंप्लीमेंटेशन नहीं कर रहे और कहते हैं कोर्टों के अंदर बैकलॉग है। तो भाई आप रेवेन्यू के अंदर पटवारी का जो दिल करता है तो फिर जमीनों के जो तनाजे होते हैं उसमें बैकलॉग बढ़ेगा ना। बाकी देखें ना, आप जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर ठीक नहीं करते तो मुझे समझ से बाहर है कि इन्होंने सारा फोकस जो है वो सुप्रीम कोर्ट पे डाला हुआ है। असल में इनकी नीयत ठीक नहीं है। जो भी लोग प्रपोजल दे रहे हैं, बातें कर रहे हैं, इनकी मर्जी ये है कि अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई ऐसा जजेस ना आ जाए कि इनको बैलेंस करने की तादाद बढ़ाए। आप भाई तादाद बढ़ाएंगे, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ से लाएंगे? सुप्रीम कोर्ट के अंदर इतनी कैपेसिटी है उनको तो फाइलें रखने की जगह नहीं रही है। तो आप जजों के बैठने की जगह, उनका स्टाफ, आप एक्सचेकर को बर्डन करेंगे, फिर उनके आपस में मसले मसाइल शुरू हो जाएंगे जजों के। तो मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट से इनको मशवरा करके काम करना चाहिए। लेकिन जो भी शख्स कहता है बैकलॉग खत्म करना है ना, ये बिल्कुल गलत बात है। ये इसमें 1-5% भी सच्चाई नहीं है। अगर आप बैकलॉग खत्म कर जाते हैं तो आपको हम बताते हैं कि बैकलॉग किस तरह खत्म होता है। ये सुप्रीम कोर्ट की जजेस की तादाद बढ़ाने से बैकलॉग नहीं खत्म होगा। बैकलॉग जो है ना, वो आप बताएं ना, काजी फैसला ने 1 साल के अंदर कितने केसेस डिस्पोज ऑफ किए हैं, ऑर्डिनरी केसेस, कितना बैकलॉग वो खत्म करके गया है। ये ऐसे बहाने हैं, ये कोई काम और करना चाहते हैं और बीच में बैकलॉग का क्या है।
सही। कादर मंदोखेल साहब, आपसे भी बुनियादी सवाल मेरा यही है कि आपके सामने भी डाटा सारा है और आप अक्सर हमें डिस्कशन होती है तो यही बताते हैं कि 18-18 20-20 साल लग जाते हैं एक एक केस को निपटाने में। कई जगह पे आपने केसेस का हवाला दिया कि शायद 30-30 साल भी लगे हैं, वो अपनी जगह। और जो जदून साहब जो नुक्ता बयान कर रहे हैं कि आपकी अगर गवर्नेंस स्ट्रक्चर ही ठीक नहीं होगा तो फिर तो केसेस जो है कि बढ़ते जाएंगे, तो उस तरफ भी क्या फोकस करना चाहिए? या फिर कामरान मुर्तज़ा साहब ने कमेटी के इजलास में कहा कि नहीं, ये तो जजेस की जो इस वक्त शायद हुकूमत को ये खदशा है कि सुप्रीम कोर्ट में अक्सरियती जजेस उनके नुक्ता नज़र से इत्तफाक नहीं करते, तो उसको वहाँ पे अपनी अक्सरियत हासिल करने के लिए किया जा रहा है। तो ये 2-3 ऑब्जर्वेशन हैं, इसके ऊपर कमेंट कीजिए। जी बहुत शुक्रिया। पहले तो जहांगीर जदून साहब की बात एक हद तक ठीक है कि गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है, लेकिन ये अदालतें होती इसी वजह से कि अगर कोई डिस्प्यूट हो गवर्नमेंट के मुलाजमीन का या प्राइवेट का या पार्टी टू पार्टी, तो वो अदालतें उसको ठीक करती है। ये अदालतें, अगर आप कबायली निज़ाम देख लें, जहाँ तक मेरा ताल्लुक है ट्राइबल एरिया जोन से, वहाँ पे अदालतों में केस नहीं जाते, और बाज़ जगह पे तो जो जाते हैं तब भी इंतहाई जो लोग मजबूर होते हैं या जो इंतहाई बदतमीज बदअखलाक और इलाके के उसूल से जो ना वो बेखबर वो शख्स जाते हैं, वरना नहीं जाते। तो फिर इसका मतलब अगर पूरे पाकिस्तान में स्ट्रक्चर ठीक चाहिए तो फिर किसी अदालत की जरूरत तो नहीं होना चाहिए जदू साहब के फार्मूले के तहत। लेकिन आपको मैं याद दिला दूं, पीटीआई के दौर में मैंने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जजेस की तादाद के लिए बिल जमा किया था, लेकिन वो बिल कमेटी खेल रहा था, वो पास नहीं हो सका। वो टाइम भी मेरे पास बहुत कम था, टोटल में 22 महीने 2 साल के लिए मैं एमएलए बना था। तो जरूरत तो है, जरूरत तो फिर आपने जो बताया है कि अभी जो सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस से जो बेंच बनाया वो 1 महीने की, 3 महीने की और 6 महीने की उसने कर दी है। ये इसका मतलब ये है कि हमारे पास आईनी अदालत की, आईनी बेंच की कोई गुंजाइश नहीं है, हमारे पास अपने केसेस है। मैं एक आपको मिसाल और दे दूं, 2018 में शहबाज शरीफ साहब के मुकाबले में मैंने इलेक्शन लड़ा था, जहां फैसल वाडा साहब जीते थे, और वो शहबाज शरीफ साहब का जो अपील है वो आज भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। 2021 में मैं जीता था, मेरे मुकाबले में मिफ्ता इस्माइल साहब ने अपील दाखिल की, वो आज भी हाई कोर्ट में पेंडिंग है। और फिर अभी जो 2024 के इलेक्शन में मुस्तफा कमाल साहब को जो जीता है, तो मैंने ट्रिब्यूनल से ये सवाल किया कि जनाब, मैं इस कमेटी का हिस्सा था जो पिछली कमेटी की पार्लियामेंट्री अफेयर्स, और हमने कासिम सूरी साहब की जहां 65,000 वोट जाली थे और वो आखिरी असेंबली के मुद्दत तक जो है वो केस चल रहा था, और बहुत सारी सर मिसालें हैं। तो मुझे हाई कोर्ट के जस्टिस से बड़ा अच्छा जवाब दिया। उसने बोला सर आप एक काम करें, आप मेरे चीफ जस्टिस से बात कर ले ताकि हमें कोई और केस ना दे, ताकि हम ये सुन ले। बात उसकी दुरुस्त है। अगर आप हाई कोर्ट का आप ट्रिब्यूनल भी बनाते हो और उनको आप सिविल सूट और पिटिशन और अपना ये भी देते हो, और 50% से, दोनों मेरे भाई वकील जानते हैं, हाई कोर्ट में 50% ज्यादा केसेस आईडी चलती है, जिसको आर्टिकल 199 के तहत हम पिटिशन कहते हैं। तो जारी बात है, आप बर्डन कम करने के लिए, और ये मैं उस वक्त भी चीखता रहा, और इसी, और ये जो इमरान खान साहब के केस जो डिले हो रहे हैं 9 मई के हवाले से, इसके लिए भी बड़ा कानून वाजे है। 1997 का जो एटीए एक्ट है, उसमें ये कहा गया है कि एक अदालत में एक केस होगा और उस केस के 1 हफ्ते के अंदर उसकी फैसला होना है। यहाँ पे तो इमरान खान साहब का केस तो साल हो गया, ऐसे कराची में जो केसेस है वो 3-3, 5-5 साल से पेंडिंग है। लेकिन जजेस के ऊपर बर्डन ज्यादा है, अगर एक केस के बजाय 3000 केसेस देंगे तो कैसे करेंगे? तो इसी वजह से ये जजेस की जो तादाद है, न सिर्फ हाई कोर्ट में, न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में, न लोअर कोर्ट में, जरूरी है उनकी तादाद बढ़ेगा तो मुकदमात का बर्डन कम होगा, जजेस फैसले कर सकेंगे, जजेस फैसले करेंगे, आवाम को रिलीफ मिलेगा, दादा जो केस दाखिल करेगा पता नहीं चलाएगा, तो इंसाफ फराम किया जा सकेगा। जरा शौकत बसरा साहब, आपसे भी बुनियादी सवाल यही है कि आप समझते हैं कि जो कामरान मुर्तज़ा साहब ने तजवीज़ दी कि बेहतर है कि चीफ जस्टिस से या सुप्रीम कोर्ट से मशवरा कर लिया जाए कि उनकी ज़रूरत क्या है, वो क्या समझते हैं, उनकी असेसमेंट क्या है, कि अभी भी उन्होंने केस मैनेजमेंट प्लान भी बनाया है, ये नुक्ता नज़र। और दूसरा ये भी कि ये जो कामरान मुर्तज़ा साहब ने भी जिस खदशे का इज़हार किया कि शायद हुकूमत को मतलूबा सपोर्ट नहीं है सुप्रीम कोर्ट में, तो उसको कोई अक्सरियत हासिल करने के लिए जो है कि मज़ीद जजेस की तैनाती ज़रूरी समझी जा रही है। तो आप क्या समझते हैं कि जेन्युइन इश्यूज तो हैं, इंसाफ की फरामी में ताखीर भी हो रही है, तो इस मसले को कैसे हल किया जाएगा? खालिद भाई, पहले ही पाकिस्तान इस वक्त अमली तौर पर बनाना रिपब्लिक बन चुका है, जहां पर किसी की इज्जत महफूज नहीं है, सिवाय ये क्रिमिनल एलीट है जिसमें ये चंद खानदान हैं, ये एस्टेब्लिशमेंट आपकी ले लें,
ये हैं जो इस वक्त पाकिस्तान की तमाम 25 करोड़ की आबादी को ये समझते हैं कि जब तक इनको जानवरों की तरह जो कमी रह गई है और एक बिल्कुल बंदोबस्त इनका ना किया जाए, तो इस तरह हम अपना ना लूटा हुआ माल जो है वो उसको बचा सकेंगे, ना अपनी जालसाजी की हुकूमतें बचा सकेंगे। तो एक सोची समझी साजिश के ताबे पाकिस्तान को जहां ये लेकर जा रहे हैं, मैं समझता हूं कि खुदा न खास्ता पहले ही हम बहुत ही बुरे हालात से हैं। बलूचिस्तान देख लें, केपी देख लें, पूरे मुल्क में आग लगी हुई है और अल्लाह ना करे हम मुल्क हमारा किसी दो हादसे से दो चार हो जाए। वैसे तो इनको ये करना चाहिए, पहले भी इन्होंने ये कहा है कि हम जो करप्शन करें, जो लूट मार करें, जो जाली असेंबली बनाए, हम बताएंगे कौन से जज हमारा केस सुनेंगे। तो अब इनको ये कर लेना चाहिए कि जरदारी साहब ये करें कि वो बख्तावर बीबी जो हैं वो आजकल अभी किसी ओहदे पे नहीं है, उनको किसी सुप्रीम कोर्ट में जज ले आए, फयाल बीबी को ले आए, इसी तरह नवाज शरीफ साहब कैप्टन सफदर को ले आए। बसरा साहब देखें, ये जज के लिए तो बुनियादी क्वालिफिकेशन भी होती है ना, लॉ की तालीम हासिल की और कोई जरूरत नहीं है। नहीं 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 एफिलिएशन अपनी जगह होती है, वो तो नहीं ना जिसने खालिद भाई कोई जरूरत नहीं है। इनको अपने ड्राइवर, मुलाजम, अपने बेटे बेटियां, दामाद, उनको सुप्रीम कोर्ट भर देनी चाहिए ताकि ये जो कुछ क्यों नहीं हो सकता, पाकिस्तान में क्या नहीं हो रहा इस वक्त? पाकिस्तान में कोई कानून, कोई आइन, कोई आज वक्त कोई लॉ की हुक्मरानी है? इस वक्त तो हम बनाना रिपब्लिक बन चुके हैं। आप जिसकी चाहते हैं माँ बहन बेटी को जाकर घर से उठा लेते हैं, आप जिसको चाहते हैं उसकी जुबान बंद करनी है उसके ऊपर आप 302 के मुकदमे डाल देते हैं। इसलिए मेरे भाई, ये इस वक्त बिल्कुल बड़ी जदूल साहब ने अच्छी बात कही थी कि यहाँ पर अब हो ये गया है कि आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में चले जाएं, वहां पर लोग ये कहते हैं कि छोड़ो वकील की करना, सीधा जज ही कर लेने। अब ये इन्होंने काम शुरू कर लिया है और खास तौर पे मैं समझता हूं कि जिस तरह इन्होंने पहले अदलिया पर खुद को हमला किया है, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब पर जो इन्होंने एक सोची समझी साजिश के ताबे बिलावल साहब का बयान, जस्टिस मंसूर साहब तो जजेस को मैनेज नहीं कर सकते। ख्वाजा आसिफ का बयान कि 25 अक्टूबर के बाद तो इलेक्शन खुल जाएगा जब काजी साहब चले गए हैं। इसलिए इस वक्त मैं फिर ये कहता हूं कि पाकिस्तान की अदलिया, पाकिस्तान का निजाम, पाकिस्तान का कानून, पाकिस्तान का आइन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अब कोई इसके अलावा रास्ता नहीं है। और मैं आपको वर्ड्स दे रहा हूं, इंशाल्लाह ये जो मर्जी कर लें। यहाँ पर यजीद भी था, नमरूद भी था, फिरौन भी था, जनरल बाजवा भी था, काजी फाइज हिस्सा भी अभी 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 निशानी आप सब माजी का हिस्सा बन गए। ये जो मर्जी कवानीन बना लें, ये सिर्फ अपनी जाली हुकूमतों को बचाने के लिए, जाली निजाम को बचाने के लिए अदलिया पर हमलावर हो चुके हैं। और इंशाल्लाह जैसे ही हमारी हुकूमत आएगी, तमाम के तमाम ये जो गैर आईनी कानून साजी कर रहे हैं, हम इनको न सिर्फ खत्म करेंगे बल्कि हमारा मौकफ ये है और मौकफ होता भी ये है कि जब तक आप इदारों को मजबूत नहीं करेंगे, इदारों को इंडिपेंडेंट नहीं करेंगे, आप पाकिस्तान को आगे नहीं लेके जा सकते, पाकिस्तान को मजबूत नहीं कर सकते। इस वक्त असल में जो ख्वाहिश है कि अदलिया जो है हम उसको पुलिस डिपार्टमेंट बना दिया जाए, अपने जाती मुलाजमीन हो, जो हुक्म जाए, जिस तरह वो शहबाज शरीफ आजकल जो वजीर आजम है, अगर आपके पास क्लिप है तो वो चला दें, जिसमें उन्होंने कहा था कि बड़े भाईजान, वो जस्टिस क्यूम को फोन करके कह रहे थे, बड़े भाईजान कह रहे हैं कि ये फैसला कर दें, इसको सजा दे दें, इसको छोड़ दें। तो मेरे भाई इस वक्त तो मैं फिर कह रहा हूँ, बसरा साहब, ये ऐसे वाकयात से तारीख भरी हुई है, बदकिस्मती से हाल हो, माजी बईद हो, माजी करीब हो, बड़ी भरी हुई है। हमें इससे यकीनी तौर के ऊपर छुटकारा लेना कैसे है, ज़रा इसके ऊपर कुछ आइनी तरमीम मज़ीद तजवीज़ पेश की जा रही है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। ज़रा ब्रेक के बाद नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। बातचीत कर रहे हैं कि नई कुछ कानून साजी और आइन साजी पाकिस्तान के अंदर हो रही है, आइन के अंदर तरमीम हो रही है। उनके हवाले से शौकत बसरा साहब, कादर मंदोखेल साहब और जहांगीर जदून साहब हमारे साथ हैं। जदून साहब, कुछ कमेंट्स आए हैं, आप यकीनन उस पर भी कुछ तबसरा करना चाह रहे होंगे। मैं एक और सवाल भी छोड़े जाता हूँ आपके लिए कि अभी 27वीं 28वीं तरमीम की बात भी हो रही है और हुकूमती हलकों में ये इस वक्त उम्मीद का इजहार किया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो मखसूस नशिस्तें, अभी तक उसने हतमी फ़ैसला नहीं किया कि किसको जानी है, कि वो मखसूस नशिस्तें जो हैं वो हुकूमती जमातों को मिलेंगी और फिर JUI और PTI की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी और फिर तरमीम की जाएंगी, फ़ौजी अदालतों का क़याम किया जाएगा और बलदियाती इंतखाबात और उसकी तश्कील के हवाले से जो है कि कुछ तरमीम वो भी की जाएंगी। आप
ज़रा ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में जो ECP के साथ उम्मीद है हुकूमत की, इसमें कितना वज़न है, और फ़ौजी अदालतों का क्या ख़ास तौर के ऊपर सिविलियंस के मुकदमात की समाअत के लिए, इसके ऊपर भी कमेंट कीजिए। देखिए, जहाँ तक इलेक्शन कमीशन का तल्लुक है, तो इलेक्शन कमीशन जो है वो कॉन्स्टेंटली कंटेम्प्ट कर रहा है कोर्ट की। और आज दिन तक आप अगर हिस्ट्री देखें कि कोई ऐसी आईनी इदारा जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़ा हो गया, और उस आईनी इदारे को सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े करने वाला काजी फाइसा था। ये तो कहते नहीं, वो बहुत अच्छा जज था, इसमें कोई शक नहीं है कि इनके मुताबिक जो कहते हैं अच्छा जज था। लेकिन आप अगर आइन को देखें तो वो और दूसरे जो जज हैं वो ये अपने सुप्रीम कोर्ट को कह रहे हैं, पाकिस्तान की जुडिशियल हिस्ट्री में देखेंगे, चाहे फैसला जो भी आया, चाहे गलत हो ठीक हो, उससे आप इत्तेफाक करें ना करें, मैं किसी फैसले को अपने समझता हूँ मेरी फेवर में नहीं है, गलत फैसला हो गया, मैं कोई अपील करूँ, रिव्यू करें। लेकिन आज दिन तक किसी सुप्रीम कोर्ट में ऐसा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने जजों ने कहा जी गैर कानूनी फैसला है, आप ना माने। तो इलेक्शन कमीशन को खड़ा करने वाला काजी फाइसा था, जो उसने कंटेम्प्ट कराई इलेक्शन कमीशन से। तो अब वो चला गया, तो अब मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट को स्ट्रेट अवे, मैं तो बार बार कहता हूँ, कितने अरसे से कह रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस इशू करना चाहिए। अब देखना आपका फैसला काजी वो मेरे ख्याल है एक पिटीशन फाइल हुई है अभी, तौहीन अदालत की पिटीशन अभी 2-3 दिन पहले फाइल हुई है। अदालत देखें, इनको समन करना चाहिए। ये इलेक्शन कमीशन कितना ताकतवर है, हमें पता है कि 4-4, 5-5 चेयरमैन के सामने एक आम जज इनको समन कर लेता था। अभी इनका जो ताकत इनकी अपनी नहीं है, ये ताकत किसी और के कहने पर, काजी फैसा के कहने पर वे ड्रा कर रहे थे कि जी आप ना आए सुप्रीम कोर्ट में, हम आपको पर्सनली नहीं बुलाते। आप मुझे बताएं रिकॉर्ड पे, आज मुझे बताएं, कोई टीवी चैनल ये बता दे कि जब से काजी फैसा था चीफ इलेक्शन कमीशन ने उसके साथ कितनी मीटिंग की है, उनकी मीटिंग के मिनट्स कहाँ पे हैं, रिकॉर्ड पे ये लाया जाएगा और कहते हैं कि जी ये बड़ा फेयर काम कर रहा था। तो देखे ना, चीफ जस्टिस का काम को प्राइवेट मुलाकात तो नहीं करना होता। तो वो अगर ऑफिशियल मुलाकातें थी चीफ इलेक्शन कमीशन के साथ, तो वो मुलाकातें रिकॉर्ड पे ले आए, उसके मिनट्स भी ले आए जी किस किस्म की मुलाकात थी, उसके अंदर क्या डिस्कस हुआ, क्या कोई इलेक्शन रिफॉर्म करना चाह रहे थे, और चीफ जस्टिस का क्या काम होता है कि इलेक्शन कमीशन उसके सामने पार्टी है तो उसको क्यों मिलता रहा है। ये देखें ना, आप बातें करनी तो बहुत आसान होती है, लेकिन आपके पास जब एविडेंस हो अदर साइड पे, तो आप कोर्ट ने अगर फैसला ठीक किया है गलत किया है, मैं पसंद करता हूँ या नहीं करता हूँ, लेकिन कोर्ट का फैसला इंप्लीमेंट करना चाहिए। कार्ली भुट्टो को 43 साल के बाद उन्होंने कहा ये फैसला गलत दिया है, लेकिन उस वक्त तो मौत का फैसला उन्होंने इंप्लीमेंट कर दिया। सही। अब वो देखें, नवाज शरीफ को उन्होंने निकाला, फैसला इंप्लीमेंट हो गया। अब अगर फैसला इनको गलत नजर आता है बकौल इनके, तो वो फिर अगर रिव्यू में पड़ा हुआ है, रिव्यू इनका एक्सेप्ट होगा तो वो सीटें वापस आ जाएंगी। लेकिन जहां तक अभी एट द मोमेंट सीटें किसी दूसरी पार्टी को देने का तल्लुक है, तो वो सुप्रीम कोर्ट के आर्डर ऑलरेडी पहले ही अमल होना चाहिए। फौजी अदालतों के क़याम के हवाले से बताइए। तो इसको फिल फॉर नोटिस से इशू करना चाहिए, कंटेम्प्ट, और इसको सुप्रीम काउंसिल में इसके मिसकंडक्ट रिमूवल के लिए मूव करना चाहिए। फौजी अदालतों के क़याम पे जदून साहब जरा बताइएगा कि ठीक है कि फौजी अदालतों के क़याम का मकसद होता है कि टेररिज्म को खत्म करना। टेररिज्म की डेफिनेशन आज इस सुप्रीम कोर्ट ने कितना अर्सा पहले की है, फुल मतलब एक लार्जर बेंच ने, जस्टिस खोसा ने की है। आज आप जो एक 100 रुपए की चोरी करता है उसमें भी आप टेररिज्म के चार्जेस लगा देते हैं। मैं कहा है ना कि ये सबसे बड़ा कसूर जो है वो प्रोसिक्यूशन का है। मेरा भाई मंदोखेल मानता नहीं है। अब प्रोसिक्यूशन का किसने कहा जी कि हर बंदे पे आप टेररिज्म के चार्जेस लगाएं, और एंटी टेररिज्म कोर्ट को जो है आप अपना काम कर ही नहीं रहे। और किसने कहा जी हर एक बंदे पे एक 50 केस बनाए, किसी पे 100 बनाए। तो अदालतें तो काम सिर्फ आजकल पीटीआई के लिए कर रही है, बाकी तो अदालतें फारग है, कोर्टों का कोई काम ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिस सूबे में चले आए तो वो सिर्फ एक ही काम कर रहे हैं जी, पीटीआई के केसेस निपटा रहे हैं। तो इनको कहें आप थोड़ा सा अपने अमाल पे अमल करें खुदा के लिए। जो केस बनता है, मैं नहीं कहता कि पीटीआई वालों पे केस ना बनाए, अगर बनता है जेन्युइन केस तो बेशक बनाए, लेकिन हर केस पे आपने किसी खवातीन को नहीं छोड़ा, उस पर टेररिज्म के चार्जेस लगा दिए। तो पहले टेररिज्म की तारीफ पढ़ें, जो सुप्रीम कोर्ट कह रही है उसके मुताबिक टेररिज्म लगता है, और आप मुझे बताएं कितने लोगों को टेररिज्म अभी तक सजा हुई है। तो ये अदालतों का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अदालतों की जो सिविल अदालतों की कैपेसिटी उन्होंने बिल्कुल खत्म कर दी है। और अपने देखे ना, वो अबू अल असनाद और ऐसे बशीर आले जैसे जज लगे हुए, कोई नैब में वो तो चला गया है, लेकिन इनको और जज मिले हुए, अपनी मर्जी से फैसले करवा रही है गवर्नमेंट, बस खत्म। बदकिस्मती है। कादर मंदोखेल साहब, ये तो कुछ तो बल्कि जहांगीर साहब जो बातें कर रहे थे, ये तारीख का हिस्सा अभी भी हो रहा है, माजी में आपकी जमात के साथ भी होता रहा। अभी जो इलेक्शन कमीशन से उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर, इसमें आपके ख्याल में कितना वज़न है कि अगर नज़रसानी बेशक पड़ी हुई है, लेकिन एक फ़ैसले पर 2-3 महीने हो गए, अमल नहीं हुआ, तो वो उसके ऊपर उम्मीद में कितना वज़न है? और फ़ौजी अदालतों का क़याम जो है कि जहाँ पे शहरियों के मुकदमात चलाए जा सके, अभी भी हुकूमती हल्के ये कह रहे हैं कि जनाब हम इस पर, हमें नशिस्तें मिल गई मखसूस, तो हमने फौरी तौर के ऊपर ये कर देना है।
जी, बिल्कुल मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। पहले बसरा साहब, आपने कहा 3 वकील है और हमेशा मेरी कोशिश होती है कि कानून और आइन की बातें कर ले, मगर बसरा साहब अपनी आदत से मजबूर है, हमेशा गाली गलौज हमेशा औरतों तक पहुंचता है। तो क्या बसरा साहब मुझे बताएंगे कि अलीमा खान साहिबा और बुशरा बीबी आजकल पीटीआई की क़यादत के लिए एक दूसरे के खिलाफ नहीं है? क्या एक दूसरे के खिलाफ रेस नहीं लगा हुआ है? खुद तो अपने बच्चे जो है ना वो रियासत मदीना के दावेदार उधर यहूदी के घर पे रह रहे, और वहां से आप अदालतों को टेलीफोन की बात कराओ। मैं 10 साल जेल रिफॉर्म्स कमेटी का हिस्सा रहा हूँ। कौन सा जेल नॉर्वे के टेलीफोन पे कराए? कोई कानून नहीं है। हाँ, अजय पाकिस्तान में इनको प्रोटोकॉल मिलेगा, उनको मुलाकात का टाइम मिलेगा वगैरह वगैरह। लेकिन खुदा बसरा साहब, मैं आपसे दरखास्त करूंगा हर शो में कि आप गाली दोगे तो आप अपनी क्यादत को गाली खुद पढ़वाओगे, क्योंकि जारी बात है जब मेरी क्यादत को बुरा भला कहेंगे तो जवाब तो देना पड़ेगा। अच्छा, दूसरी बात जो जदून साहब फरमा रहा है इसके हवाले से, इलेक्शन कमीशन ने क्यों मुलाकात की है? जदून साहब, आप एडवोकेट जनरल थे, आप इन सारी मुकदमात की हुकूमत की पैरवी करके मुखालफत कर सकते हो। भूल गए, ज्यादा अफजा लोगों को खराब नहीं है। मैं पर्सनल उस पर नहीं जा रहा हूँ, लेकिन आप अभी साल 1.5 साल पहले एडवोकेट जनरल थे और आप इसी हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रहे थे और इसी पीटीआई के केसेस की आप मुखालफत करते थे। आज आप हिमायत करें, चलो आपकी मर्जी है, मैं क्या कह सकता हूँ। लेकिन सवाल ये है नहीं, एक कि एक आपका मिनट सवाल के एक मिनट मुझे देना उनका जवाब देने के लिए। वो अगर बात बोले। कंप्लीट कर लें तो फिर मैं आपको ही टर्न दे दूंगा। हाँ, दे देते बिल्कुल। जी ठीक है। ठीक है। अब वो ये नाराज होता है मेरी इस बात पे, पता नहीं लगता है नून लीग से आजकल उनकी कोई नाराजगी हुई है, और नून लीग की वजह से तो एडवोकेट जनरल था और पीटीआई को क्रश करने के लिए ये आर्गुमेंट करते थे। वो बसरा साहब को ज्यादा पता है। अब सवाल ये है कि जो ये फरमा रहे हैं कि चीफ जस्टिस की मुलाकात क्यों हुई है इलेक्शन कमीशन की, मोहतरम आपको याद होगा कि चीफ जस्टिस की हुक्म पे ही तो इलेक्शन हुआ था 2024 में। जारी बात है, जब एक चीफ जस्टिस हुक्म देता है कि इलेक्शन कराओ, और उसने बकायदा सदर पाकिस्तान की भी ये एक लिहाज से सरजनिश की है कि उनके पास इख्तियार था तारीख देने का नहीं है, तो इलेक्शन कमीशन को मजबूर करके चीफ जस्टिस फाइज ईसा साहब साबिक ने ये तारीख दी और इलेक्शन कमीशन को यकीनन उस हवाले से जब मजबूर की है तो इसके हवाले से उनको बुलाया भी होगा कि बाबा इलेक्शन की तैयारी करो, पैसे नहीं है, जो दिए जो एक काम जारी बातें एक जैसे पाकिस्तान की चीफ जस्टिस जो इलेक्शन का अनाउंस करता है तो उसकी जिम्मेदारी बनती है, तो ये कोई जुर्म नहीं है मेरे हिसाब से। दूसरी बात, आपने फौजी अदालतों की बात की है। आप मुझे बता दें कि फौजी अदालतें में क्या शौकत बसरा साहब या जागीर जद्दून साहब तुर्बत में किसी बेले की दहशतगर्द की या रा की दहशतगर्द का मुकदमा लड़ सकता है? चलो मुकदमा नहीं लड़ सकता, वो जज बन के फैसला करके दिखाए। चलो वो भी नहीं है, वो सरकारी वकील बन के वो उसकी डिफेंड करके दिखाए। चलो वो भी नहीं, एक गवाह करके बता दो ये दहशतगर्द है। तो खुदा का वास्ता, खुद बसरा साहब बता रहे केपीके में और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी सर चढ़ी हुई है, तो भाई दहशतगर्दी तो सर चढ़ी गई। 11 साल से आपकी हुकूमत है। ये टीटीपी गंडापुर जो है वो किसने बनाई है? ये टीटीपी डी खान किसने बनाई है? अभी 2 साल पहले बकायदा टीटीपी वाले आ गए, पूरा बन्नू जेल तोड़ के, न ताला टूटा न कोई फायर हुआ, शरबत पी के 400 क्रिमिनल को लेके और अपनी महफूज पनागा जो आपकी सूबे में वहां पहुंच के शरबत, हमने अब खैर खैरियत से मीडिया को फोन किया है। क्या ये बात ये बात आपकी सूबे में नहीं हुई है? क्या आपने जो सरकारी मुलाजमीन को डाल के तौर पे और पुलिस के सामने खड़ा करके आपने शल और गोलियां चलाई, आज आप उनको 1 हफ्ते की छुट्टी, 10,000 और 1 ग्रेड की तरक्की दी है? ये आप क्या मिसाल बनना चाहता है कि कल जो है ना दूसरे सूबे वाले भी इसी तरह कर ले? तो खुदा का वास्ता आप सरकारी मुलाजमीन को सरकारी मुलाजमीन रखिए, आप पीटीआई के कारगर न बनने दे, ये रिवायत आपका इंतहाई गलत है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपके पेशावर के अलावा किसी जिले किसी शहर में आपका रिट नहीं हुकूमत की। तालिबान टीटीपी वाले ये सारे जो है जोत से लेके डी खान रास्ता और इस्लामाबाद तक ये रात 9 बजे के बाद आपकी पुलिस भाग जाती है, कंट्रोल होता है दहशतगर्दों का, डाकुओं का। तो आप अच्छा ये जरा दहशतगर्दी के कानून पे भी मंदोखिल साहब मैं बात करना चाह रहा था, वो जरा अगले हिस्से में कर लूंगा। मैं जरा फौजी अदालतों के और इस तनाजुर में जरा शौकत बसरा साहब आपकी भी ज़रा मुझे ओपिनियन चाहिए होगी कि ये ईसीपी से उम्मीद के मखसूस नशिस्तें बनती हैं हुकूमत की और उनको मिलेंगी और फिर वो फौजी अदालतों का भी क़याम करेंगे और बलदियाती इलेक्शन के हवाले से भी तरमीम करेंगे। आपको नज़र आ रहा है ऐसा मुमकिन है? खालिद भाई, ये फौजी अदालतें बना लें,
ये अपने रिश्तेदारों को, अपने मुलाजमों को जज लगा लें, ये जजों की तादाद बढ़ा लें, ये काले कवानीन बना लें। बात सिर्फ इतनी है कि पाकिस्तान जो है इस वक्त डूब रहा है, और ये चंद खानदान, मैं बार बार कह रहा हूं, और जो बेचारे अब इस काबिल भी नहीं है कि काउंसलर का इलेक्शन लड़ सके और काउंसलर मुंतखब हो सके। सो हम तो इनको वैसे ही इंजॉय करते हैं जिस तरह हम किसी चले जाते, कोई छोटे होते देखते होते थे, हम कुछ स्टेज ड्रामा देखते थे, पॉलिटिकली इररेलेवेंट। और वैसे भी कहते हैं जब आप काउंसलर बनने के काबिल नहीं रही दोनों जमातें, खा वो जरदारी टोला हो, खा शरीफ टोला हो, फिर नौकर और नखरा क्या। अब ये बेचारे जो हुक्म मिलेगा ये हुक्म के गुलाम हैं। स्टैब्लिशमेंट कहेगी बैठ जाओ, ये बैठ जाएंगे। इन बेचारों की आपको पता है कि वो जो मनी लॉन्ड्रिंग वाली, चोरी वाली, टीटी वाली, दोनों खानदानों ने काम तो यही किया है। और मैं आपको खबर दे रहा हूं कि अभी आप देख लीजिए कि आसिफ अली जरदारी और मियां नवाज शरीफ वो दोनों भाग चुके हैं। बल्कि मैं आपके प्रोग्राम में से मुतालबा करता हूं कि जो बाकी दो रह गए हैं, शहबाज शरीफ है, मरियम बीबी है, इनके नाम ईसीएल में डाले जाएं, क्योंकि बहुत जल्द आप देखेंगे ये सारे के सारे जो हैं अपने असल जो आपके इनके वतन है जहां पर लूट मार के पाकिस्तान का सारा माल ले गए। देखिए जरदारी साहब के लिए तो दुआ गो हैं कि उनको सेहत याब हो, उनके पांव में फ्रैक्चर हुआ है। वो मेरे भाई छोड़ देना, ये फ्रैक्चर भी आपको पता है, चल जाएगा पता आपको फ्रैक्चर कौन सा हुआ है। ये इनके फ्रैक्चर में फिर कहता हूं कि ये पाकिस्तान सिर्फ लूट मार करने के लिए आते हैं। और जब ये इनको बेचारों को फार्म 47 की हुकूमतें दी जाती हैं, इनको कहा जाता है कोई सदर बन जाओ जाली तौर पे, कोई वजीर आजम जाली तौर पे बन जाओ, कोई वजीर बन जाओ, कोई वजीर आला, कोई गवर्नर, और आप ये पाकिस्तान चिरागा है, इसको लूटो। लूटने के बाद तो पनामा लीक्स में पैसे ले गया, कोई दुबई में ले गया, कोई एवनफील्ड में ले गया। अभी मंदोखिल साहब बात कर रहे थे, यकीन माने साढ़ा ते हासा ही निकल जाता है। और जब ये पीपल्स पार्टी या नून लीग करप्शन के हवाले से भाषण देती है तो यकीन माने में क़यामत बिल्कुल लगता है कि आने वाली है। तो इसलिए मेरे भाई ये इन्होंने फिर ये रबड़ स्टैंप है। वैसे तो जरूरत नहीं है इनको इलेक्शन कमिश्नर से सीटें लेने की, जिस तरह इन्होंने पहले भी, इनके पास कौन सी 2/3 मेजोरिटी थी नेशनल असेंबली में, कौन सी 2/3 मेजोरिटी थी इनके पास सेनेट में। इन्होंने हमारी माएँ बहनें बेटियां उठाई, कुछ लोगों को खरीदो फरोख्त की, उनको कर लें और आपने ये तरमीम पास करवा लें। इसलिए मैं फिर कह रहा हूं कि जुल्म तो जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून तो खून है, गिरता है तो जम जाता है। ये लोग यकीन माने, मुझे सोच सोच के आता है कि इन लोगों का अंजाम क्या होगा। इनकी हालत ये होगी, ये बार बार कह रहे हैं ना, इनको लोग मुल्क से भागने नहीं देंगे। आज मेरे खालिद भाई ये वर्ड याद रखिएगा, चले अल्लाह करम करेगा। हमें एक फिक्रा, लोग भूख से, महंगाई से मर रहे हैं और इनके लल्ले तलल्ले खत्म नहीं हो रहे। अपनी सीटों को बचाने के लिए, पैसे को बचाने के लिए अदलिया पे हमलावर हो चुके हैं, कर रहे हैं। चले अदालतों पे हमलावर बस ऐसा ब्रेक लेते हैं, कवानीन बना रहे हैं। ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद ज़्यादा दहशतगर्दी का कानून है, उसके अंदर भी कुछ तरमीम की जा रही हैं। और जहांगीर जदून साहब भी कमेंट्स करना चाह रहे थे, वो डिस्कनेक्ट हुए थे, अब हमारे साथ दोबारा कनेक्ट हो गए हैं। तो ब्रेक के बाद उनसे भी बातचीत करेंगे। नाज़रीन हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में भी बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। जदून साहब, आप कादर मंदोखेल साहब के कुछ कमेंट करना चाह रहे थे, वो भी कीजिएगा। और ये इंसदाद दहशतगर्दी के कानून में भी तरमीम की जा रही है कि 90 दिन से ज़्यादा हिरासत में रखा जा सकेगा, उसके बाद नज़रबंदी के अहकामात भी दिए जा सकेंगे अगर मज़ीद ज़्यादा ज़रूरत हुई। जो आप मिस यूज़ ऑफ पावर या गवर्नेंस की बात कर रहे थे, अभी मंदोखेल साहब भी जब फौजी अदालतों की बात कर रहे थे, तो यकीनी बात है एक स्पीडी जस्टिस और एक महफूज जस्टिस के आप निज़ाम अदल के अंदर जब खौफ भी बहुत ज़्यादा हो और कोई वकील केस लेने के लिए भी तैयार ना हो, ऐसे संगीन मामला हों, उसके अंदर बाज़ जगहों के ऊपर जो है कि वो ग्लास के शीशों के पीछे भी अदालतें और प्रोसिक्यूटर, वो सारी चीज़ें बाज़ दुनिया के ममालिक में हुई हैं। क्या हम वो भी तजर्बा अपना सकते हैं, नहीं अपना सकते? और फिर ये जो अब दहशतगर्दी के कानून के हवाले से जो तरमीम की जा रही है, क्या ये भी पोलिटिकली अगर मिस यूज़ होगी तो फिर अफादियत क्या रह जाएगी? थोड़ा सा मुझे टाइम देना है। देखिए, एक तो मैं मंदोखेल साहब से, कोई भी मेरे लिए बहुत मदद होता है, मैंने कभी पर्सनल कमेंट्स नहीं किया किसी पे, लेकिन मंदोखेल साहब की आदत है, क्योंकि ये कोई ना कुछ पर्सनल बीच में जब तक ना करें तो ये इनकी तसल्ली नहीं होती। मैं जब एडवोकेट जनरल था तो एक मुझे केस बता दें जो मैंने प्रोसिक्यूट किया हो, और या मैंने मशवरा दिया हो कि इन पे ये केस कोई क्लर्क ने लगा दिया, आपको एडवोकेट जनरल लगा, किसी पार्टी ने लगा, मेरे भाई पर्सनल क्या होता है? वो भाई जदून साहब बात कर ले, फिर कादर साहब आपके पास आ रहा हूँ। मंदोखेल साहब मैं आपके पास ही आ रहा हूँ इनके पास। एडवोकेट जनरल बात की है।
चले जदूर साहब, मैं एडवोकेट जनरल का ही आपको बता रहा हूँ, आप जरा हौसला करें ना, बात सुने वो ना। चले केस की डिटेल बता दें जदूर साहब, बता दें। देखें, मैं इसको ये कह रहा हूँ कि मैं जब एडवोकेट जनरल था तो मैंने कोई भी प्रोसिक्यूशन का केस जो नहीं बनता था नहीं किया है, और मैंने एडवोकेट जनरल एज एडवोकेट जनरल रिफ्यूज किया है। मैं देखो, मैं आज भी उसी सूट पे खड़ा हूँ जो उसमें खड़ा था। अच्छा, वैसे वो अब ये जदून बात साहब नहीं वहां से सुनना, रिजाइन बता देकर देना। गए थे, जदून साहब रिजाइन देकर गए थे, तो हम चले उस बहस, अच्छा चले उस बहस में नहीं पड़ते जदून साहब, मुझे जरा ये दहशतगर्दी के कानून के ऊपर आ जाए कि जो ये 3 माह देखें, से। ये मैंने पहले कहा है ना, जो आपके पास लाभ बने हुए हैं उनको आप इम्प्लीमेंट नहीं करते। प्रोटेक्शन ऑफ विटनेस एक्ट आपके पास बना हुआ है कि अगर आप एक विटनेस नहीं आना चाहता तो उसका क्या तरीका है, आप उसको किस तरह प्रोटेक्ट करेंगे। आजकल देखें, डिजिटल मीडिया के जरिए आपने एविडेंस को आप स्काइप के जरिए भी करा सकते हैं रिकॉर्ड, आप उसको किसी दूसरे जूम के जरिए भी रिकॉर्ड करा सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसमें आप जो है वो, अगर देखें ना, आपको कोई स्पेशल कोर्ट की जरूरत है तो उस पर तमाम पार्टियों को ऑन बोर्ड लें। अगर वो चाहती हैं कि ठीक है, तो फिर आप कंसेंसस से जो भी करें वो आइन के अंदर तरमीम करनी पड़ेगी, और वो तरमीम क्रॉस द बोर्ड जो है, अगर पार्टियां एक्सेप्ट करती हैं तो फिर आप बेशक तरमीम करते हैं। आपने पहले भी किया है कि दहशतगर्दी को खत्म करने के लिए कोई अगर स्पेशल कोर्ट की जरूरत है तो पहले भी आपने तरमीम की थी, उसमें सनसेट क्लास थी कि आप 2 साल के लिए बनाएंगे। तो उससे तो अगर मसले नहीं हल हुए तो ये तो फिर आप परमानेंटली आप को करना चाहते हैं तो सिविल अदालतें भी मिलिट्री वालों को दे दें, वो ज्यादा बेहतर चला सकते हैं आपकी निस्बत। तो फिर आप समझते हैं कि सिविल सिस्टम जो है नहीं चल सकता, तो वैसे ही पूरा मुल्क पहले ही वो चला रहे हैं, तो फिर सारी अदालतें ही उनको दे दें, वो चलाते रहेंगे अपनी मर्जी से। तो जब ये मंदोखेल साहब अपोजिशन में होंगे ना, फिर ये मुखालफत करेंगे हर चीज की। अभी ये नहीं सही। करते, अभी कहते हैं सब काम ठीक है। अच्छा मधु खेल साहब, वेरी क्विकली कि ये जो नुक्ता है कि प्रोटेक्टिव कोर्ट तो हो सकती है, उसके अंदर प्रोटेक्शन दी जा सकती है प्रोसिक्यूटर को भी, वकील को भी, विटनेस को भी। मिलिट्री ट्रायल ही क्यों ज़रूरी है? इससे तो हम कहीं पावर तो नहीं दे रहे गलती से, अगर वो सियासी इस्तेमाल हो उसका, तो फिर तो कल आप अगर अपोजिशन में हुए तो ये नुक्ता तो ठीक है कि आपके खिलाफ भी हो जाएगा। देखिए, पहली बात तो ये कि जागीर जदून साहब बुरा मान लेते हैं कि मैं पर्सनली हूँ। जागीर जदून साहब को मुस्लिम लीग नून ने एडवोकेट जनरल बनना है, तो मैं गलत बात तो नहीं करे, पर्सनल तो नहीं है। और उस वक्त पीटीआई के जो मुलजिमान आते थे इनकी मुखालफत करते थे, गलत बात कौन सी है? नंबर एक बात। दूसरी बात ये कि जो आप प्रोटेक्शन की बात कर रहे हो, प्रोटेक्शन का कानून ऑलरेडी मौजूद है, विटनेस प्रोटेक्शन का ऑलरेडी मौजूद है। लेकिन आप मुझे बता दो, आप जज बन जाओ, आप वकील बन जाओ, गवाह बन जाओ, जितने मर्जी कानून में आप दो, आप बेले के खिलाफ खड़े हो सकते हो, आप किसी दहशतगर्द के खिलाफ खड़े हो सकते हो, आप टीटीपी के खिलाफ खड़े हो सकते हो। ये कॉमन सेंस की बात है। दूसरी बात ये, मेरे भाई शौकत बसरा साहब से मैं बार बार रिक्वेस्ट करूं, खुदा का रास्ता न दे, जरदारी भाग गया, वो भाई सुप्रीम कमांडर है पाकिस्तान का, वो सदर पाकिस्तान है, वो बबर शेर है, उसने अपनी जबान कटा है। वो तुम्हारे खान की तरह जो ना लोमड़ी की तरह नहीं बैठा है, मुझे खाना सही नहीं मिल रहा है, मुझे पानी नहीं मिल रहा है, किशमिश सही नहीं मिल रहा है, टीवी सही नहीं मिल रहा है, समझे ना? ये इसकी तरह रोना धोना नहीं किया है। उस आदमी ने मर्द हुर्द में आप ही नारे लगाते थे, एक जरदारी 70 बारी। ये बारी है, सदर पाकिस्तान है, वो फ्रैक्चर हुआ है, खुदा का वास्ता उसके लिए दुआ करिए, सेहत के लिए, बजाय तनकीद करने तनकीद करने के लिए बहुत सारी बातें हमारे पास। अच्छा, अब दूसरी बात जो आपने, उसने जो बात की करप्शन का, तो तेरा खान करप्शन के केस में सजा अब तक जेल में बैठा हुआ है। मेरे लीडर के खिलाफ जो ना एक दिन कभी सजा नहीं हुई है, आपकी अपील चल रही है, आप कहोगे ये सारी चीजें। तो मैं ये समझ रहा हूँ, कानून साजी पार्लियामेंट का हक है, पार्लियामेंट का किसी जज से पूछने की जरूरत नहीं है कि जजेस की तादाद बढ़ा जाए कम के, ये पार्लियामेंट का इख्तियार है। और इस्तेमाल करना चाहिए। चले मैं जरा आखिरी मिनट आखिरी आज अगर पार्लियामेंट में मुस्लिम लीग नून की अक्सरियत है, कल पीटीआई की होगी, जमीयत वो की कर होगी, सकते हैं, जमात इस्लामी की होगी, किसी की भी हो सकते हैं। ठीक है, पार्लियामेंट का इख्तियार है, उसको यूज करने देना चाहिए। जरा बसरा साहब, आखिरी 1-1.5 मिनट रह गया है, मैं कुछ सवाल तो नहीं कर रहा, आप यकीनी तौर के ऊपर मुझे पता है कि आपने फिर मंदो खेल साहब की तरफ ही जाना है जवाब उनको देने के लिए, लेकिन इन दहशतगर्दी कानून के अंदर मजीद पावर्स दी जा रही हैं, तो कल आपकी हुकूमत होगी तो फिर आप इनको रगड़ा लगाएंगे? साजी हो रही है, ये जितने कवानीन बनाए जा रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूँ, ये तो मार्शल और आमरीत में भी नहीं बनाए गए थे। अब फर्क सिर्फ ये है कि मैं जो ये लोग चेहरे जिनके सामने हैं, वो शरीफ टोला हो, वो जरदारी टोला हो, वैनके वाला टोला हो, अब ये बेचारों की हैसियत बिल्कुल इस तरह जैसे काकड़ की हो, मोहसिन नकवी की हो, क्योंकि अब सियासतदान तो अवाम से होता है। अवामी तौर पर तो लोग इनसे नफरत करते हैं, इनको जेलों में देखना चाहते हैं, इनको वोट उन्होंने डाले नहीं है, इसलिए इनकी हैसियत एक पपेट्स की है, इनकी हैसियत कठपुतलियों की है। इनको जो हुक्म मिलता है ये मजबूर है,
बूट चाटने पे कि वो आप तरमीम पास करवाएं। और फिर आप मुझे बताइए कल क्या हुआ है? कल चाइना के सफीर बैठे हुए थे प्रोग्राम में, तो आपका ये जो वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बसरा साहब, ये कहानी लंबी है, वो बस 30 सेकंड रह गया मेरे पास, आखिरी एक दो जुमलों में कंक्लूड कर लें। उन्होंने ये कहा कि देखें अपने मुल्क में जो आपकी दहशतगर्दी है इसको कंट्रोल कर रहे, वरना हम सी पैक बंद कर देंगे। अब बात ये है, जब आपकी सारी तवज्जो तरीके इंसाफ की माओ बहनों बेटियों को अगवा करने पर हो, हमारे कारोबार बंद करने पर हो, हमें टारगेट करने पर हो, खान साहब को जेल में डालने पर हो, काले कवानीन बनाने पर हो, आप तो मेरे बताइए भाई तो मैशत खराब ही होगी। बसरा साहब बहुत शुक्रिया, शौकत बसरा साहब बहुत शुक्रिया, कादर मुंदखेल साहब बहुत शुक्रिया आपका भी, और जहांगीर जदून साहब बहुत शुक्रिया। आज तक के लिए इतना ही। खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।